हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम एलआर सर्किट की डिटेल स्टडी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, दैट इज कंफ्यूजन बिटवीन किरचॉफ लॉ एंड फैराडे लॉ। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कंफ्यूज करता है कि जब हम किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से डील करते हैं तो उस केस में क्या हम किरचॉफ का लूप रूल यूज कर सकते हैं, है ना, क्या हम किरचॉफ का लूप रूल यूज कर सकते हैं या हमेशा हम उस केस में फैराडे का नियम ही यूज करते हैं। क्योंकि कई टीचर्स पढ़ाते हैं कि आप किरचॉफ का लूप रूल नहीं यूज करते जहां पर आप इंडक्टर्स यूज करते हैं, और अगर उसमें करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि करंट अगर इंडक्टर में टाइम के साथ वेरी करता है तो उसमें एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो टीचर्स का मानना होता है कि वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम फैराडे का नियम यूज करने वाले हैं। लेकिन बहुत सी किताबें, इवन हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी यहाँ पर किरचॉफ का लूप रूल ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करें, क्या हम किरचॉफ का लूप रूल यूज करें या फैराडे का रूल यूज करें? तो आज ये कंफ्यूजन हम थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी देखो पहला केस देखते हैं हम। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसमें एक मैं रजिस्टर भी लगा देता हूं ना। ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर लगा हुआ है और हमारे पास एक 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, तो जब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा उस समय पर हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन को हम किरचॉफ लूप रूल की मदद से लिखेंगे। आई बात समझ में? और फिर हम सेकंड सिचुएशन में, ठीक है, सेम सर्किट ही मैंने बना रखा है, यहाँ पर भी हम एक इक्वेशन बनाएंगे इस सर्किट के लिए जब करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। लेकिन अब फिर हम जब दूसरे वाले केस में जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हम फैराडे के नियम की मदद लेने वाले हैं, फैराडे का लूप रूल यूज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। ठीक, तो देखो किरचॉफ का लूप रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड लूप है तो क्लोज्ड लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी क्लोज्ड लूप में देखते हैं तो पोटेंशियल का चेंज कितना होता है, 0 होता है। चलो अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास सर्किट हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने किसी टाइम ये की हो गई, तो किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने की को क्लोज कर दिया। अब टाइम t पर आप जब की को क्लोज करोगे तो धीमे धीमे इसमें करंट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और हमने मान लिया किसी टाइम t पर जो करंट की वैल्यू है वो I है और di by dt क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, मतलब करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंची, करंट चेंज हो रहा है। अब देखो जब इसमें से करंट बहना शुरू होता है तो ये करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, ये इस तरीके से मान सकते हो आप करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, या इसको इस तरीके से मान लीजिए, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो अगर करंट ऐसे बहेगा तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ठीक है, और क्योंकि करंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करना शुरू कर देगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। करंट बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो हमें पता है इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाती है जो करंट के बहने का विरोध करती है। मतलब जो ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पर एक ईएमएफ पैदा हो जाती है E इक्वल टू, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, L और di बाई dt, कितनी तेजी से करंट चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? तो देखो अगर मुझे यहां पर क्या किरचॉफ का लूप रूल यूज करना है, ठीक है, तो यहां पर मुझे इस ईएमएफ को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर इतना जो पोर्शन है हमारे सर्किट का, ये ऐसे ही तो बिहेव करेगा मानो एक बैटरी हो जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ हो, जिसका नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ हो। तो ये जो सर्किट का ये वाला पोर्शन है ये ऐसे ही बिहेव करता है मानो यहाँ पर एक बैटरी आ गई है जो करंट के बहने का विरोध कर रही है। और कितनी तेजी से विरोध कर रही है, तो इस बैटरी का जो ईएमएफ होने वाला है वो कितना होने वाला है, L di by dt। तो मैं इसको हटा के एक बैटरी एज्यूम कर सकता हूँ और उस केस में बच्चों किरचॉफ का जो लूप रूल है वो परफेक्टली क्या होने वाला है, वैलिड होने वाला है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लूप रूल लगा के देखते हैं क्या इक्वेशन आने वाली है। तो इस पॉइंट से शुरू करते हैं, बढ़ते हैं इस तरफ। तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो वोल्टेज बढ़ गया, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में पहुंचोगे तो इस पॉइंट से जब इस तरफ मूव करो तो वोल्टेज बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने पर वोल्टेज कितना बढ़ा, V वोल्टेज बढ़ा। ठीक है, अब जब इस पॉइंट से यहाँ पहुंचे तो क्योंकि ये ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर वोल्टेज घट जाएगा। कितना घट जाएगा, माइनस के E, ये वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, रजिस्टर आ गया तो यहाँ से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है। अगर I करंट बहना है तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, IR। ठीक है, तो माइनस वोल्टेज कितना कम हो गया, IR।
एक मिनट, ये करंट स्मॉल आई से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, आई आर, और जब इस पॉइंट पर हम वापस आ गए तो इक्वल टू कितना रखेंगे, जीरो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस ई की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं L di/dt माइनस आई आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, जब इसमें से करंट चेंज हो रहा था और करंट का चेंज कितना था, di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, ठीक है। अब देखते हैं सेम सिचुएशन को समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक बैटरी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स, जो इसके अंदर जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंसीडर करेंगे। अब देखते हैं फराडे का नियम क्या कहता है इस बारे में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फराडे का लॉ क्या है। तो बच्चों फराडे का लॉ बहुत सिंपल है, और जो फराडे का ये जो लॉ है ये क्या है, क्लोज लाइन इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू माइनस d∅dt, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये बच्चों जो फराडे का नियम है ये हमारे मैक्सवेल की चार फंडामेंटल इक्वेशन में से एक है। चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सिर्फ 4 इक्वेशन हैं जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर सकती है, ठीक है। और उनमें से एक इक्वेशन ये भी है, क्या, क्लोज लाइन इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्पेस में कहीं पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है, ठीक है, तो आप एक लूप मान सकते हैं। ये लूप इमेजिनरी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। जैसे मैंने ये लूप मान रखा है, इसमें बैटरी लगी हुई है, एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये एक इमेजिनरी लूप भी आप बना सकते हैं कई केसेस में, और कई केसेस में ये रियल लूप भी हो सकता है, ठीक है। तो फराडे का नियम क्या कहता है, कभी भी अगर आप एक क्लोज लूप चुनते हैं और आप उस क्लोज लूप पर E डॉट dl कैलकुलेट करते हैं, हर पॉइंट पर E डॉट dl कैलकुलेट करते हैं, तो वो इक्वल आता है निगेटिव d∅dt, मतलब निगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, d∅dt है कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम अपने लूप पर एक ओपन सरफेस अटैच करते हैं, अपने लूप पर एक ओपन सरफेस अटैच करते हैं और देखते हैं लूप के अंदर से कितनी तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो d∅dt की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो, जहां पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। अगर कहीं पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उसको हम कंसीडर करते हैं और उस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख के यहाँ से हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन बना सकते हैं। आया बात समझ में? तो अब हम बच्चों इस इक्वेशन का, फराडे की इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं अपने उसी पुराने सर्किट में, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है E डॉट dl और इसको रखना है माइनस d∅dt से। तो मेरी बात आप याद रखेंगे, आप करंट की डायरेक्शन में चलिए और E डॉट dl को कैलकुलेट कीजिए, ठीक। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन ली थी I, ठीक है। अब देखो करंट की डायरेक्शन में जब मैं चलता हूं, यहां से इसी पॉइंट से आगे मूव करते हैं। अब देखो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, जबकि हम मूव अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो E डॉट dl क्या है, वोल्टेज, वास्तव में वोल्टेज की यूनिट बनती है। तो यहां से लेके यहां तक जब आप इस लूप में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचोगे तो यहां पर जो वोल्टेज का चेंज आने वाला है, E डॉट dl कितना आने वाला है, V आने वाला है। लेकिन क्योंकि हम मूव क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो यहां पर हम एक नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि E डॉट dl की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। आई बात समझ में? चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखो हम इस लूप में देखो हमारा क्लोज सर्किट क्या है, ये हमने क्लोज सर्किट माना है, ये वाला, ये यहां से यहां तक ये वाला क्लोज लूप हो गया, ठीक है। तो इस क्लोज लूप में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो ना के बराबर है, वो जीरो है। तो रेजिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर रेजिस्टर का है, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल का लॉस नहीं होने वाला है और इसलिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो आगे मूव करते हैं, करते 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 जब यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल पॉइंट है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर मूव करोगे, जब आप E डॉट dl निकालोगे तो देखो आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में जब हम यहाँ से इधर मूव करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास प्लस, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, अगर I करंट बह रहा है तो I इंटू R, और ये किसके बराबर होगा, अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो आप अगर फ्लक्स का चेंज को कैलकुलेट करोगे आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, कितनी तेजी से लूप में करंट चेंज हो रहा है, दैट इज di/dt। तो di/dt इनटू L, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना था, L di/dt। तो आप पहले भी पढ़ चुके हो
फ्लक्स का चेंज डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आने वाला है वो एल डी आई बाई डी टी आने वाला है। उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो आपको इस लूप से देखो, क्योंकि ये लूप कंटिन्यूअसली टर्न हो रहा है तो आपको काफी कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप याद रखें, करंट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू एल लिख सकते हो इस तरीके के सर्किट के केसेस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे लूप से एक ओपन सरफेस अटैच करेंगे। यहाँ पर भी देखो, इसमें पूरे लूप में एक ओपन सरफेस, इस तरीके से पूरी एक सरफेस, इनमें टर्न्स के बीच में भी एक ओपन सरफेस अटैच करेंगे और देखेंगे हमारी सरफेस को चीरकर कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सरफेस को चीरकर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी सरफेस इसको चीरेगा, तो उस केस में जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारा बनने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अगर मैं v को और इसको उस तरफ मूव करता हूं तो 0 इक्वल टू v ये हो जाएगा माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो देख सकते हो आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इक्वेशन सेम ही आने वाली है। ठीक है, और क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है, क्योंकि इसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते, वास्तव में यहाँ पर अपोजिट ईएमएफ तो इंड्यूस होता ही है। ठीक है, तो उसको आप एक बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हो और यहाँ पर भी अपना किरचॉफ का लूप रूल यूज कर सकते हो। तो एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिए, आप चाहे इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग फैराडे लॉ, और इक्वेशन सेम ही आने वाली। तो इक्वेशन अगर आप इस तरीके से जल्दी से नहीं लिख पा रहे हो तो इसी तरीके से आप इक्वेशन को तो राइट अप कर ही सकते हैं। क्या लिख सकते हो, बाय यूजिंग फैराडे लॉ। आई बात समझ में। तो ये बात सच है, अगर हमारे पास कहीं पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहां पर हम हमेशा फैराडे का नियम ही यूज कर सकते हैं, यहीं पर नहीं, किसी भी केस में हम एक लूप इमेजिन भी कर सकते हैं, तो उस केस में भी हमेशा ट्रू होता है। इसलिए मैक्सवेल की 4 फंडामेंटल इक्वेशन में से एक है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपका काफी हद तक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो आप चाहे तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं इस तरीके से बना के, या फिर यहाँ पर आप किरचॉफ का लूप रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए, आगे पढ़ते हैं आरएल सर्किट। यस, देखते हैं बच्चों, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। ठीक, तो हमारे पास अगर कोई एलआर सर्किट है तो एलआर सर्किट में मान लेते हैं टाइम 0 पर मैंने Q1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एलआर सर्किट था, इसमें Q1 को मैंने टाइम इक्वल टू 0 पर क्लोज कर दिया है। तो देखो ये वाला जो लूप है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें करंट बहना शुरू हो जाएगा, ये बैटरी लगी हुई है, तो धीमे धीमे करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और काफी समय बाद करंट क्या हो जाएगा, अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो जाता है। तो ये जो समय होता है जब करंट 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, इस करंट को बच्चों बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। और इसी समय की अब हमें स्टडी करनी है कि जो करंट इंक्रीज होता है क्या एकदम से हो जाता है। अगर मैं टाइम के बीच में करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा। ठीक है, या करंट पहले तेजी से इंक्रीज होगा, बाद में धीमे धीमे इंक्रीज होगा। तो करंट किस तरीके से इंक्रीज होता है किसी एलआर सर्किट में, आज यही हमें स्टडी करना है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसके लिए बच्चों इक्वेशन। तो हम चाहते हैं एक रिलेशन, ताकि हम करंट में और टाइम में एक रिलेशन निकाल सकें किसी एलआर सर्किट के लिए। ठीक, अब देखो मान लेते हैं हम किसी टाइम टी पर किसी टाइम टी पर जो करंट सर्किट में बह रहा है वो करंट कितना है, आई वो करंट है। किसी टाइम टी पर करंट आई बह रहा है, तो एट टाइम टी आई बी करंट इन सर्किट। ठीक है, अभी करंट मान, और करंट का जो रेट है, अभी करंट इंक्रीज हो रहा है और इसका रेट क्या है, डी आई बाई डी टी। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजिंग पार्ट वही आता है जो मैंने आपको भी पहले बताया था। या तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग फैराडे लॉ, या आप लिख सकते हो बाय यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, जनरली मैं तो ये लिखता हूँ बाय यूजिंग फैराडे लॉ। ठीक है, तो फैराडे का लॉ यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया इक्वेशन तो एक ही आती है। तो अगर आप फैराडे लॉ से इक्वेशन नहीं बना पाते हो तो आप लूप लॉ की मदद से भी इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक, चलिए तो यहाँ से इधर पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट से इधर मूव करने पर, तो V रेजिस्टेंस आगे करंट की डायरेक्शन में है ना, ये करंट की डायरेक्शन होगी, तो रेजिस्टेंस आगे तो माइनस I इंटू R, और यहाँ पर अपोज करेगा क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये अपोज करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस L डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक, तो मुझे करंट में और किस में रिलेशन चाहिए, टाइम में, तो मैं इसको वेरिएबल को सेपरेट करता हूँ थोड़ा, तो V माइनस आई आर ये हो जाएगा बच्चों L डी आई बाई डी टी। ठीक है,
या फिर आप dt को इधर ले आओ, l को इधर डिवाइड में ले आओ, तो ये बन जाएगा इक्वेशन आपके पास dt अपॉन l इक्वल टू, ठीक है, कितना हो गया, dt अपॉन l इक्वल टू di अपॉन और ये आ गया यहाँ पर v माइनस i r, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं इसको। तो अब देखो मैंने यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मान लेते हैं जो टाइम लगा 0 से t टाइम लगा करंट को 0 से i तक पहुंचने, क्योंकि इनिशियल करंट कितना था, 0 था, अब करंट कितना है, i है, और टाइम कितना बीत चुका है, t। तो टाइम की जो लिमिट लगाएंगे इंटीग्रेशन में 0 से t लगाएंगे और करंट की 0 से i, करंट कितना पहुंच गया, 0 से i पहुंच गया। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। तो देखो l तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 1/l ऐसे ही रहेगा, और dt का टाइम ये t आ जाएगा इक्वल टू। अब देखो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन का मेथड यूज करने वाले हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं सीधा इसके लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अभी आगे चल के जब हम इंटीग्रेशन में ये वीडियो डालेंगे तो आप उसको देख के आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो ये इक्वेशन कुछ आएगी -1/r ln log आ जाएगा v माइनस i r, और लिमिट लगेगी इसमें 0 से i। तो ये बन गया बच्चों t अपॉन l इक्वल टू -1/r, और जब आप वैल्यू रखोगे तो ln i की जगह पर पहले i रखेंगे यहाँ पर, तो ये v माइनस i r हो गया, माइनस अब i की जगह पर 0 रखेंगे तो बाद वाला एक्सप्रेशन 0, तो ये आ जाएगा ln v, ठीक है। तो देखो इस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके ये माइनस इधर पहुंच सकता है, तो मैं लिख सकता हूँ इधर माइनस के t अपॉन l, और ये आगे इधर प्रोडक्ट में पहुंच जाएगा r इक्वल टू ln। अब ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ ही चुका है, log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a अपॉन b, ठीक है, मैथ में भी आप कर चुके हो। ln v माइनस आई आर, और अपॉन में आ जाएगा ये v, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाऊं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल e की पावर में ले आएंगे इसको, तो ये आ जाएगा इधर e की पावर, इस तरफ क्या आ जाएगा e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, और इधर क्या बन जाएगा, ये ln हट जाएगा v माइनस आई आर अपॉन v, ठीक है। तो आपने रिलेशन तो पढ़ा ही होगा, ln में ये वैल्यू रखने पर ये हमारे पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर आप देखो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ये नेचुरल लॉग ही तो होता है। तो इसका लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है कि e की पावर इतनी करने पर ये वैल्यू आ रही है, ये तो मतलब होता है कि e की पावर कितनी करे तो ये वैल्यू आ जाए। लॉगरिथमिक फंक्शन आपने भी पढ़ा है, तो e की पावर इतनी करने पर ये वैल्यू आ रही है, तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा e की पावर इतनी करने पर, तो e की पावर ये रखेंगे इक्वल टू दिस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बेस पे ध्यान देंगे, बेस यहाँ पर नेचुरल लॉग रहती है e, ठीक है, तो ये यहाँ पर e ही आएगा, जो भी बेस होगी वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक। तो मुझे चाहिए करंट टाइम रिलेशन, तो इस तरफ चाहता हूँ मैं सिर्फ करंट का वेरिएबल अलग कर लूं, तो उसके लिए v इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे, तो याद आएगा बच्चों v e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल इक्वल टू v माइनस आई आर, और आई आर इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, आई आर इक्वल टू ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा v माइनस v e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, ठीक है। तो करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, v कॉमन ले लेंगे, v अपॉन आर 1 माइनस e की पावर माइनस टी आर अपॉन एल। तो बच्चों ये आपके पास आया है, ये आपके पास आया है करंट में और टाइम में रिलेशन, ठीक है, करंट में और टाइम में रिलेशन। I इक्वल टू वी अपॉन आर, वी क्या है यहाँ पर, ये वोल्टेज, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ब्रैकेट में 1 माइनस ई नेचुरल यूलर कांस्टेंट की पावर माइनस टी आर अपॉन एल, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे है ना, टाइम की डिफरेंट वैल्यू पर, टाइम की अलग अलग वैल्यू रखने पर जब करंट में और टाइम में रिलेशन निकालोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको आने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर देखो मैं इसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर, कुछ पर्टिकुलर टाइम पर करंट चेक करूं, तो देखो अगर मैं टाइम को 0 रखता हूं इनिशियल, अगर टाइम को मैं 0 रखता हूं कि जब हमने स्विच को बिल्कुल क्लोज ही किया था उस समय पर सर्किट में करंट कितना था, ठीक है। तो I कितना हो जाएगा बच्चों, v अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस 0, और किसी की भी पावर जब 0 होता है ये 1 अपॉन ई की पावर 0, मतलब 1 ही आ जाएगा, किसी की पावर 0 होगा तो ये 1 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास v अपॉन आर 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो करंट कितना आया, 0, मतलब इनिशियल। तो इनिशियल क्या होता है कि जैसे ही आप, अगर आपके पास सर्किट में इंडक्टर लगाओ, जैसे आप सर्किट को क्लोज करते हो तो यहाँ से करंट बहने का, करंट एकदम से इंक्रीज होना शुरू होता है।
तो जितनी तेजी से करंट इंक्रीज होगा इंडक्टर उतनी तेजी से ग्रोथ करता है। तो इनिशियली करंट एकदम से इंक्रीज नहीं होता, जैसे आप स्विच को क्लोज करते हो करंट कितना रहता है सर्किट में 0। बच्चों ये एक्सप्रेशन आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद करने वाला है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो कई बार पूछा जाता है इनिशियल करंट बताइए सर्किट में। तो जब इनिशियल का केस आता है तो हम इस पोर्शन को ऐसे ट्रीट करते हैं, मानो ये वाला पोर्शन क्या है सर्किट में लगा ही ना हो, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो हम इतने हिस्से को सर्किट से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से सर्किट कटा हुआ है, क्यों? क्योंकि करंट तो 0 रहता है, इसके पार तो करंट होगा ही नहीं, उतनी तेजी से करंट का ग्रोथ करता है। आई बात समझ में? तो अगर इनिशियली, ठीक है आगे देखो, चलो इसकी और इक्वेशन देख लेते हैं। और अगर बच्चों मैं टाइम को इन्फिनिटी रखूं, टाइम इन्फिनिटी रख देता हूं, तो करंट कितना आने वाला है V/R 1 माइनस e की पावर माइनस, देखो ये इन्फिनिटी किसी की मल्टीप्लाई इन्फिनिटी होगी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो 1/e की पावर इन्फिनिटी। अब देखो e की पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, e क्या होता है लगभग 2.73 होता है, इसकी पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, तो 1 के अपॉन में इतनी अधिक वैल्यू हो जाएगी तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, अप्रोक्स 0 रख सकते हैं इस नंबर को पूरे को। ठीक है, तो ये हमारे पास V/R ही आ जाएगा, और ये क्या आएगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर टाइम होता है इन्फिनिटी तो करंट मैक्सिमम होता है, स्टेडी स्टेट आ जाती है, करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम पहुंच जाता है, और वो करंट होता कितना है V/R, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये इंडक्टर नहीं होता तो करंट कितना होता, तो करंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वोल्टेज अप्लाइड और ये रेजिस्टेंस, तो करंट क्या होता है I = V/R, तो V/R तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो टाइम इंफिनिटी पर इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि मानो यहाँ पर कुछ लगा ही ना हो, हमने सीधा वायर जोड़ रखा है। ठीक है, और टाइम 0 पर करंट की वैल्यू आती है 0, तो इंडक्टर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, बच्चों ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, तो टाइम अगर 0 का क्वेश्चन आता है तो उस समय पर आप इस सर्किट को यहाँ से हटा देंगे, इंडक्टर को हटा के सर्किट को ओपन कर देंगे, मतलब ऐसे स्विच सर्किट कटा हुआ है तो इस ब्रांच में करंट बहेगा ही नहीं, तो वो न्यूमेरिकल में आपको मदद करने वाला है। और अगर टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है इनफिनिटी, तो उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इंडक्टर को हटा के तार को सीधा जोड़ देते हैं। आई बात समझ में? अब देखो ये तो इसकी स्टडी थी किस तरीके से करंट धीमे धीमे ग्रो करता है और टाइम और करंट में ये रिलेशन है, तो आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास अलग अलग सर्किट में अलग अलग आरएल सर्किट दिए हुए होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर की और एल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो अगर मेरे पास 2 आरएल सर्किट हैं तो उनको मैं कंपेयर कैसे करूं, किसमें करंट तेजी से ग्रो होगा, किसमें करंट धीमे ग्रो होगा, तो उसको कंपेयर करने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन कर रखी है ताकि हम इजीली 2 आरएल सर्किट को कंपेयर कर सकें। तो वो टर्म कहलाती है टाइम कांस्टेंट, इसको टो से डिनोट करते हैं, क्या कहलाती है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, तो टाइम कांस्टेंट होता है L/R। अगर आपको कोई एलआर सर्किट दिया हुआ तो आपको अगर उसकी एल की और आर की वैल्यू दी होगी एलआर सर्किट में, तो एल की और आर की वैल्यू के रेशियो से आप पता लगा सकते हो कि किसमें करंट अधिक बढ़ने वाली है, किसमें करंट ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है टाइम कांस्टेंट L/R। ठीक, तो L/R से हम कैसे पता लगाते हैं, तो करंट का एक्सप्रेशन देखते हैं I = V/R 1 माइनस e की पावर माइनस t। तो टाइम की वैल्यू क्या रख लेंगे, टाइम की वैल्यू रखेंगे टाइम कांस्टेंट L/R इंटू R/L, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों V/R 1 माइनस e की पावर माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस e की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं V/R 1 माइनस 1 अपॉन, ये आ जाएगा 2.73। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.63 V/R। तो V/R क्या है बच्चों, V/R है मैक्सिमम करंट, है ना, इनफाइनाइट टाइम पे जो करंट थी क्या है मैक्सिमम करंट, तो V/R आती है 0.63। V/R क्या आ गई हमारे पास, करंट मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चों टाइम कांस्टेंट किसी एलआर सर्किट का वह समय होता है जितने समय में उस सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाए 63%। 0.63 मैक्सिमम का 0.63 का मतलब क्या है 63%। ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्राफ बना रखा है, तो अगर टाइम L/R है तो करंट कितना बढ़ गया होगा 63%, है ना, 0.63 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो टाइम कांस्टेंट से हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस सर्किट में करंट कितनी तेजी से इंक्रीज होगा। तो जिस सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा मतलब उसमें मैक्सिमम करंट का 63% होने में अधिक समय लगेगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा तो कम समय में उस सर्किट में 63% करंट हो चुका होगा। ठीक है, और करंट मैक्सिमम कितने समय में हो चुका होगा, तो लगभग 5 टाइम पीरियड। जब हम अगर मैं टाइम पीरियड को यहाँ पर बच्चों टाइम की जगह पर अगर मैं टाइम को क्या रखूं 5L/R रखूं, ध्यान से सुनना मेरी बात।
अगर मैं टाइम को 5L/R रखूं और उस समय पर करंट को निकालूं, तो ये करंट को जब आप यहाँ पर टाइम की जगह पर क्या रखेंगे, टाइम की जगह पर 5L/R रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप करंट को 1 माइनस ई की पावर टाइम की जगह पर रखेंगे 5L/R इंटू R/N, तो ये सॉल्व करेंगे तो e की पावर -5, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है लगभग 0.993 ऑफ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट क्या है, V/R। आई बात समझ में? तो लगभग 5 टाइम पीरियड में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 99% हो जाता है, 99%। आई बात समझ में? तो ये टाइम कांस्टेंट बच्चों एक हमें कंपैरिजन देता है जिसमें हम डिफरेंट एलआर सर्किट को बिहेव करते हैं, और किसी एलआर सर्किट में करंट में और टाइम में क्या रिलेशन है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं ना। किसी पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू रखेंगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितना करंट है वो आप इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ग्रोथ ऑफ करंट। अब आगे पढ़ते हैं डीके ऑफ करंट। नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते हैं बच्चे डीके ऑफ करंट इन एन एलआर सर्किट। तो अगर हमारे पास कोई एलआर सर्किट है तो उसमें करंट कितनी तेजी से डीके होता है ये आज हम जानेंगे। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अभी हमने ग्रोथ ऑफ करंट के लिए एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया था। तो मान लेते हैं अभी हमारे सर्किट में जो इनिशियल कंडीशन है कि पहले ये की क्लोज थी और इसमें करंट बह रहा था, और इसमें जो करंट था उसको हमने I0 मान लिया, ठीक है। और फिर हमने टाइम 0 पर, उस समय पर हमने टाइम कैलकुलेट करने के टाइम को क्या माना 0, कि जब हमने की को ओपन कर दिया, कि हमने बैटरी को, जो हमारे पास ये V वोल्ट की बैटरी थी, इसको हमने सर्किट से काट दिया और हमने Q2 को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो की K1 को ओपन करके हमने इस बैटरी को सर्किट से हटा दिया और K2 को क्लोज करके हमने सर्किट को फिर से ये क्लोज रखा। अब देखो जब हमने K1 को ओपन किया उस समय पर इंडक्टर से करंट बह रहा था। कितना करंट बह रहा था, तो उस इनिशियल करंट को हमने कैपिटल I0 मान लिया। तो I0 करंट इसमें बह रहा था। तो I0 करंट अगर इसमें से बह रहा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी बना होगा। उस समय पर करंट बह रहा तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों इस तरीके के इंडक्टर को हम बोलते हैं एक्टिव इंडक्टर। अगर हम किसी इंडक्टर को किसी करंट बहते हुए सर्किट से हटाते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव इंडक्टर। मतलब उसके पास एनर्जी है, क्योंकि जब करंट बह रहा था, हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब करंट बहता है तो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उसके पास एनर्जी है तो जरूरत पड़ने पर वो आपको काम करके देने वाला है, ठीक है। तो अब हमने इसको K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पास क्लोज सर्किट आया, ठीक। तो इसमें देखो बच्चों करंट एकदम से खत्म नहीं होता, धीमे धीमे धीमे। तो अभी भी करंट देखेंगे, हमने बैटरी को भले ही हटा दिया है एनर्जी का सोर्स, हम देखते हैं इसमें करंट अभी भी चालू है और धीरे धीरे यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म, कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। ये अपनी एनर्जी इमिट करता है और करंट धीरे 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 0 पहुंच जाता है। तो क्या करंट एकदम से 0 पहुंच जाता है या उसको कुछ समय लगता है? तो अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से किसी एलआर सर्किट में करंट का डीके होता है जब सोर्स को उसमें से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन क्या है कि करंट I0 था, ठीक है। फिर हमने मान लिया किसी टाइम t पर सर्किट में करंट कितना है, I है, और जो करंट क्या, देखो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो करंट के डिक्रीज होने का रेट di/dt क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। तो अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ या बाय यूजिंग किरचॉफ लूप रूल, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बोर्ड में किरचॉफ लूप रूल दे रखा है तो वो भी गलत नहीं होगा अगर आप बोर्ड में लिख के आते हो तो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक। अब देखो ये अपना जो ईएमएफ वो इसी डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि अब क्या है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये अपने अंदर से फ्लक्स के चेंज होने का विरोध करेगा। फ्लक्स का चेंज, अब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो उसके लिए ये अपना जो ईएमएफ बनाने वाला है वो करंट की डायरेक्शन में बनाने वाला है, ठीक है। और वो होगा कितना वोल्टेज, तो उसको मैं लिख सकता हूं L di/dt, L di/dt। तो यहां से जब मैं यहां चलता हूं तो इसमें जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अब देखो इसका ईएमएफ इस तरीके से बनेगा, इसका जिस डायरेक्शन में ईएमएफ बनेगा इधर पॉजिटिव आएगा, इस तरफ नेगेटिव आएगा, समझ में। तो इस डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट करने वाला है, तो L di/dt। अब एक बात और, क्योंकि हमें पता है ये टर्म क्या होने वाली है, ये टर्म पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि ये देखो बैटरी कुछ इस तरीके से बनने वाली है ना। ईएमएफ के इसका वोल्टेज मान सकते हो, इतने वोल्ट की बैटरी बनने वाली है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो जब आप यहां से यहां जाते हो तो वोल्टेज बढ़ेंगे, वोल्टेज बढ़ेंगे तो आपके पास क्या आनी चाहिए, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल पे जाओगे, ये लो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल, तभी तो करंट इधर बह रहा है, तभी तो देखो करंट ये बहाएगी, ये इधर बहाएगी, करंट डिक्रीज हो रहा है लेकिन ये इसको सपोर्ट करने वाली है।
आई बात समझ में? तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगी, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव टर्मिनल इधर है। तो जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं तो हम देखते हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बैटरी से इधर जा रहे थे, जब आपने ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ा था तो V वोल्ट क्या था, पॉजिटिव क्वांटिटी आई थी। तो ये क्वांटिटी भी क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। लेकिन क्योंकि di/dt क्या है, di/dt क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। तो di/dt तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, करंट घट रहा है। आई बात समझ में? फाइनल करंट इनिशियल से कम होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, di क्या होगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी है और हमें इसको पॉजिटिव बनाना है तो एक नेगेटिव हम यहाँ पर लगा देंगे। याद रखेंगे -L di/dt क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये की क्लोज हो गई। फिर रजिस्टर है, करंट IR बह रहा है तो -IR, ठीक है। रजिस्टर से अगर करंट की डायरेक्शन में, देखो ये हमने लूप में इधर मूव किए, तो रजिस्टर से अगर करंट की डायरेक्शन में मूव करते तो -I। तो करंट कितना बह रहा है इस समय पर, I बह रहा है तो IR और इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसको -L di/dt इक्वल टू IR, और टाइम और करंट के वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा -L di/I इधर आ जाएगा और R dt। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं एक्सप्रेशन निकालना टाइम में और करंट में। तो टाइम ले लेंगे, 0 से लेके कितना हो गया t, करंट कितना था, इनिशियल था I0 और फाइनल क्या हो गया, I हो गया। फाइनल करंट अभी जो बह रहा है t टाइम के बाद वो I बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -L di/I, इसका 1/I का di के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ln I हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ रखा है ना, काफी बार यूज कर चुके हैं ln I। और लिमिट लेगी I/I, अपर लिमिट I, लोअर लिमिट I नॉट, ठीक है। इसको मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, इसको इस तरफ लिख लो I नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा RT, t माइनस जब आप लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आ जाएगा, तो ये RT आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्सप्रेशन को ln I, तो ये कितना हो गया ln I और माइनस ln I0 जब लोअर लिमिट लगाएंगे, और ये इधर -L डिवाइड में पहुंच गया तो -R/L इंटू टी, और लॉग ए माइनस लॉग भी कितना होता है, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास ln I/I0 इक्वल टू माइनस के R/L इंटू टी। और जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दूंगा तो ये I/I0 इक्वल टू, इधर ये e की पावर पहुंच जाएगा, इधर ये होता है ना बेस में, e की पावर इतनी करने पर ये आ रहा है, तो e की पावर -R/L और I0 मल्टीप्लाई में, तो किसी t टाइम पर जो करंट का एक्सप्रेशन आया -R/L इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसी t टाइम पर करंट कितना होने वाला है, ठीक है। तो टाइम में करंट में अगर मैं टाइम के अलग अलग वैल्यू पर, है ना, और करंट के अलग अलग टाइम के अलग अलग वैल्यू पर करंट के अलग अलग वैल्यू पता करके ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आने वाला है एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए ग्राफ क्या है, नेगेटिव में वैल्यू है यहाँ पर ये, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब देखो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। जब टाइम को मैं 0 रखता हूं तो करंट कितना होगा, I इक्वल टू I0, ये की पावर ये -0 पहुंच जाएगी तो ये 1 आ जाएगी वैल्यू, तो I इक्वल टू I0, करंट मैक्सिमम, मतलब इनिशियली करंट क्या था सर्किट में, मैक्सिमम था, जितने है ना वो करंट जिस समय पर हमने इसको K1 को ओपन किया था, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम धीमे धीमे घटना शुरू हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम करंट आ गया इनिशियल करंट। टाइम को अगर इनफाइनाइट रखूं तो I इक्वल टू I0, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट या 1/e की पावर इनफाइनाइट, तो 1/ इतनी बड़ी संख्या होगी तो ये लगभग 0 हो जाएगा, ये लगभग 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो इनफाइनाइट टाइम पे धीरे धीरे टाइम के साथ करंट घटना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? ऊपर वाले केस में हमने देखा था इनिशियली करंट 0 था और फाइनल करंट क्या था, मैक्सिमम कितना आया था, V/R। अब देखो अगर मैं टाइम कांस्टेंट की बात करूं, मतलब अगर मैं टाइम को कितना रखूं, तो रखूं टाइम कांस्टेंट L/R, तो जब आप इस एक्सप्रेशन को निकालोगे L/R यहां पर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, I इक्वल टू I0 e की पावर -R/L इंटू L/R, ये कैंसिल आउट होगा, e की पावर -1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये I0 1/2.73 हो जाएगा और I इक्वल टू आ जाएगा ये टाइम कांस्टेंट पे I0 0.37, मतलब कि टाइम कांस्टेंट पे करंट कितना होगा, टाइम कांस्टेंट पे करंट अपनी इनिशियल वैल्यू का 0.37 मतलब 37% हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में आप ये भी तो कह सकते हो कितना कम हो गया, ये 63% कम हो गया, ठीक है। तो हमने ग्रोथ ऑफ करंट में देखा था कि टाइम कांस्टेंट पर करंट कितना बढ़ जाता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% इंक्रीज हो जाता है, 63% हो जाता है,
ठीक है। और डिग्री ऑफ करंट में हम ये कह सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट पर जो करंट है अपनी इनिशियल वैल्यू का 63% कम हो जाता है। ये 63% हो जाता है, यहाँ पर 63% कम हो जाता है, तो 37% बचता है। आई बात समझ में? तो ये इसका एनालिसिस था डिग्री ऑफ करंट का, ग्रोथ ऑफ करंट का। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में इन एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हो। ये देखो, इसका जो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो आप याद रखें, करंट और टाइम रिलेशन। I = I0 e की पावर माइनस R अपॉन LT, ये इनिशियल करंट होता है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट में I = ये बैटरी हो गई V अपॉन R 1 माइनस e की पावर माइनस T R अपॉन L। ठीक है। तो देखना बच्चों, बुक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो आप इसके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, बुक्स में आपको मिल जाएंगे। जेई मेंस में पिछले सालों में काफी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक पर कराऊं, तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आगे चलकर मैं एक वीडियो सेपरेट इसके न्यूमेरिकल की बना दूंगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।